साथियों आदाब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर न्यूज़ एंड लाइव। जी हाँ, एमसीडी के जो इलेक्शंस जो अब नज़दीक आते जा रहे हैं, न्यूज़ एंड लाइव की तरफ से खुसूसी जो हम पेशकश आपके लिए दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारी कोशिश यह है कि तमाम पार्टियों से हम ये जान सकें वो किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही हैं, आखिर दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज न्यूज़ एंड लाइव के साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मेयर और मौजूदा पार्षद जनाब जयप्रकाश जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया, 4 तारीख को वोट डाले जाने हैं। आप मौजूदा पार्षद हैं और जो भी मौजूदा पार्षद होता है उससे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, इसलिए हमारे पास भी काफ़ी सवाल हैं। एक सबसे अहम सवाल ये होता है कि आपने मेयर रहते हुए, पार्षद रहते हुए क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं? देखिए, 2017 में हमने निगम का चुनाव लड़ा था और पूरी दिल्ली ने भरपूर प्यार देते हुए दिल्ली नगर निगम की तीनों निगमों में भाजपा का बहुमत दिया था और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 80 से मेरे को भी जनता ने प्यार देकर प्रतिनिधि के रूप में चुना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 साल हमारे क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल अगर कहा जाए तो इसके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बहुत पुराना क्षेत्र है। सदर बाज़ार वो क्षेत्र है जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं, वाल सिटी कहते हैं, उसके अंदर ही आता है। और जब पुराना ज़माने में लोग दिल्ली शहर में रहा करते थे, सदर बाज़ार उसका एक हिस्सा था। तो सदर बाज़ार की अपनी एक रवायत है, अपनी एक उसका गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि इस क्षेत्र के अंदर वर्षों वर्ष तक कांग्रेस के विधायक रहे, वर्षों वर्ष तक आम आदमी पार्टी के पिछले 8 वर्ष से विधायक है। इस क्षेत्र की समस्याओं को के लिए किसी ने चिंता नहीं की। मेरी खुशनसीबी है कि जब जनता ने मुझे चुना तो इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी रानी झांसी फ्लाईओवर। रानी झांसी फ्लाईओवर जो 2007 में जिसका बुनियाद रखी गई थी और 2012 तक जिसको पूरा होना था, लेकिन क्षेत्र की राजनीति और कांग्रेस की गैर नियत उसके कारण से ये 2017 तक लटका रहा। 2017 पूरे 10 साल बुनियाद रखने के बावजूद 10 साल तक 10 साल तक ये लटका रहा। 10 साल में सिर्फ 15-20 कॉलम पिलर खड़े हुए थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। लोगों को यहां तक लगने लगा था कि ये कभी फ्लाईओवर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये पुराना क्षेत्र है, पूरी दिल्ली में जब दिल्ली बढ़ रही थी और सब जगह वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से फ्लाईओवरों का निर्माण हो रहा था, तो इस क्षेत्र में जो फ्लाईओवर आज़ाद मार्केट चौक पर आज से 20 साल 30 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं बना और 2017 तक वो लटकता भटकता रहा। 17 में आकर के जेपी जी ने कैसे इस मसले को हल किया? बिल्कुल, 17 में जब हम आए तो 2014 के अंदर देश के अंदर मोदी जी की सरकार आई थी। मोदी जी की सरकार के आते ही देश में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट थे जो किसी भी किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, उनका संज्ञान लिया गया। हमारे क्षेत्रीय सांसद और निवर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करते थे, उनके साथ हम बैठे। हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जो कि यूडी मिनिस्ट्री थे जी, हम उनके पास गए और जो फंड्स की कटौती थी, कमी थी, उसके लिए हम सरकार के पास गए और केंद्र सरकार ने हमारी बात को सुना। रानी झांसी फ्लाईओवर पूरा करने के लिए 98 करोड़ का बजट हमारे को मिला। बहुत अच्छी बात है। और 98 करोड़ का बजट ला करके हमने दिन रात खड़े होकर के, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था जहाँ ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड है और ये 30,000 से चढ़ता है और फिल्मिस्तान पर जाकर के उतरता है, वो पूरा इलाका कंजेस्टेड है। और इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट था वो था दिल्ली सरकार, चाहे शीला दीक्षित सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, सबने इसमें लगभग 25 एजेंसियां थी जो इसके अंदर काम कर रही थी। उसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां दिल्ली सरकार की थी, क्योंकि जब आपको रानी झांसी फ्लाईओवर बनाना है तो आपको कॉलम खड़े करने हैं, तो नीचे जो सीवर लाइन जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, बिजली की लाइन जा रही है, अन्य फाइबर्स जो लाइनें हैं वो जा रहे हैं, उनको सबको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उनको दूसरी जगह देनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको जल बोर्ड के साथ योजना बनानी पड़ेगी। जो पुरानी लाइनें वो उनको कैसे शिफ्ट करेंगे, तो वर्षों वर्ष तक वो लटकी रही।
तो आपके लिए एक बड़ा आप इसको उपलब्धि मानते तो ये हैं बहुत बड़ी क्षेत्र के उपलब्धि लिए कि ये जो एक लंबित पड़ा हुआ था इतने लंबे समय से ही फ्लाईओवर, ये काम आपके समय में हुआ। बिल्कुल 2017 जो हम आए और 19 के अंदर जी 1.5 वर्ष के अंदर हमने इसको पूरा कराया और 19 दिसंबर में इसका जी, हमने उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। और बहुत जोर शोर से, क्योंकि हम हर 15 दिन बाद यहाँ पे एलजी साहब को बुला कर आते थे, हर 15 दिन बाद रिव्यू मीटिंग होती थी, वो लगातार कोई भी समस्या होती थी उनका समाधान करते थे। आज रानी झांसी फ्लाईओवर आपके सामने, लोग जाम से मुक्ति पा चुके हैं। मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन आपने फ्लाईओवर की बात की, इसी के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा मुद्दा काफी दिनों से छाया रहा। वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी भर जाता था और वो मसले का हल नहीं होता था। आखिर उस मसले का फिर हल कैसे किया गया? इतने लंबे समय तक क्यों लोग उसमें परेशान रहे? देखिए, जो रानी झांसी फ्लाईओवर बना वो निगम का प्रोजेक्ट था। जब हमने पूरा फ्लाईओवर बना दिया, अब फ्लाईओवर को पूरा तैयार करके नीचे की सड़क भी बना दी, तो क्योंकि वो रोड पीडब्ल्यूडी का है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसके बाद हमने उसको पीडब्ल्यूडी को सुपुर्द कर दिया। लेकिन क्योंकि रानी झांसी फ्लाईओवर के इर्द गिर्द उस पार्कों का निर्माण हो रहा था, कुछ हम पेड़ लगा रहे थे, तो दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विधायकों की नालायकी, क्योंकि आप देखेंगे आज़ाद मार्केट चौक में जिस जगह वो सड़कें टूटी हुई थी, जी आज से 2 साल पहले जब बारिश आई थी वो सड़क टूटी थी, और मैंने पीडब्ल्यूडी को और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक चाहे सरदार प्यारा सिंह सानी हो चाहे सोमदत्त हो, उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया को अनेक पत्र लिखे कि भी इस रोड को बनवाया जाए, लोग यहाँ गिर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने सोचा कि ये फ्लाईओवर तो एमसीडी ने बनाया है, तो जनता को वो ये कहते थे कि ये तो एमसीडी का काम है, ये एमसीडी का काम है। जब दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वो इस काम को नहीं करा पाए, तो पीछे 4 महीने पहले मैं खुद कमिश्नर साहब से मिला, मेरी बातचीत हुई और हमने इसके लिए 18 लाख का फंड रिलीज करवाया। और ये तब जाकर के ये रोड जो है बना और लोगों को तो इससे राहत मिली। आज़ाद मार्केट चौक का रोड, उससे आगे डीसीएम चौक का पैच वर्क, एक और आगे रोड रोसना रोड का एक चौक, और रोसना रोड के आगे भी 3-4 पैच वर्क, ऐसा 8-10 जगह जहाँ टूट फूट थी उसको सारे को हमने बनवा दिया। और जनता को हमने कहा हम जनता के सेवक हैं, हम पद पे रहे ना रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। और आज आज़ाद मार्केट चौक पर आप जब निकलेंगे तो आपको लगेगा कि सुकून से हमारी गाड़ी जा रही है। जी बिल्कुल सुकून से निकल जाती है, क्योंकि उससे पहले हाल बहुत बुरा था। आप नॉर्थ एमसीडी के मेयर रहे। आम आदमी पार्टी कहती है कि मेयर रहते हुए और भाजपा की जो सरकार थी एमसीडी में, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कोई भी विधायक बिना पार्षद की मंजूरी के कुछ नहीं कर सकता। आखिर इसको लाने का क्या रीज़न था, या ऐसी कोई अड़चन वाकई पैदा की गई थी? देखिए, दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी शासित सरकार है केजरीवाल जी की, उनके जो विधायक हैं वो अपने फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपने फंड का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। किस तरह? एक गली जो 5 साल में 3 बार बनती है और गली 1 बार भी नहीं बनती है। एक गली जो बन रही है, बनने के 6 महीने बाद उसमें सीवर की लाइन डाल दी जाती है, उसको फिर बना दिया जाता है, फिर 6 महीने बाद उस गली को दोबारा से पानी की लाइन के लिए तोड़ दिया जाता है। तो हमने दिल्ली सरकार को लिख करके भेजा कि जब आप पैसा लगा रहे हैं, ये जनता का पैसा है, आप तो एक निमित्त हैं, तो जो टैक्स पेयर का पैसा है वो ठीक से इस्तेमाल हो। तो जिस गली को आप बना रहे हो, अगर उस निगम में उस गली का निगम पार्षद ने फंड पहले से अलॉट करा रखा है, तो आप उसके सहयोग से आप उसको काम करो और तीनों कार्य एक साथ करो। अगर उस गली में सीवर लाइन डलनी है, पानी की लाइन डलनी है, जब टूट फूट का काम हो रहा है तो सारा ये काम वो लाइनें डल के फिर गली बनाई जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने की कान पर कभी जू नहीं रहती, क्योंकि उनको दिल्ली की जनता का पैसा लगता है, उनकी अपनी जेब का पैसा है। इसलिए हमने कहा कि विधायकों को अगर कोई भी गली बनानी है तो पार्षदों से पूछना चाहिए। कोई भी पार्षद नहीं चाहता कि उसके एरिया में कोई गली बनेगी वो रोक लगाएगा, क्योंकि ये विकास कार्य है। आज़ाद मार्केट के लिए आपने काफ़ी फाइल चलाई, आप काफ़ी लोगों के पास गए और उसके बाद फाइनली वो काम भी आपने करवा दिया। इसी तरह बाड़ा हिंदुराव की सड़क बरसों से टूटी हुई है, लोग परेशान हैं। पार्षद होते हुए आपने उसके लिए क्या कुछ किया? बाड़ा हिंदुराव की सड़क भी हमने पास करा दी थी पूरी की पूरी, लेकिन एमसीडी का एक फंड होता है एलए रोड का, जिसमें 1000 करोड़ रुपया हमारे को हर वर्ष मद में मिलता था। पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार ने उस पर रोक लगा दी, जिसके कारण से हम बहुत सारी गली रोड चाह करके भी नहीं बनवा पाए, क्योंकि नगर निगम के पास फंड नहीं था। आपने देखा कोविड के कारण से हमारा रेवेन्यू लॉस हो गया और हमारे को अपने कर्मचारियों को एक बार वेतन देने में भी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे हम उस संकट से निकल कर आए और कर्मचारियों को वेतन भी दिया कि कर्मचारियों को वेतन देने के बाद जो पैसा बचता है उसी को विकास के लिए लगा सकते हैं। तो मैं महापौर होते हुए भी कोविड के कारण से मेरा भी फंड्स लैप्स हो गया, क्योंकि पहले काम था लोगों की जान को बचाना। तो बाड़ा हिंदुराव के अंदर सफाई हो,
हमारी गाड़ी डोर टू डोर जाती है, हर घर से कूड़ा उठाती है। बाड़ा इंदिराओं के अंदर कोविड काल में तो कोठी मेम के सामने हमारी डिस्पेंसरी है, सबसे पहले पूरी दिल्ली के अंदर हमारी डिस्पेंसरी के अंदर कोविड का इंजेक्शन लगना शुरू हुआ, वो अपने हमने जनता के लिए उपलब्ध कराया। कोठी मेम के सामने हमारे सारे उधर के क्षेत्र के बच्चे पढ़े, उसके लिए हमने नया स्कूल बनाया। और कोविड काल के अंदर एरिया को सैनिटाइज करना हो, उसको सफाई करनी हो, घर घर डेंगू की दवाई डलवानी हो, तो हम कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। अपने पूरे क्षेत्र को सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, मोदी जी के इस मंत्र के साथ आप इस काम कर मंत्र रहे के साथ हम काम करते हैं। पूरे क्षेत्र में कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया गया है। वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आपका एक लंबा तजुर्बा है। इस बार दिल्ली में भाजपा का मुकाबला किस पार्टी से है? देखो, आमने सामने का मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस जमीन पे कुछ कर नहीं रही है और दिल्ली में दिल्ली सरकार आज आम आदमी पार्टी की है, तो लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी से आमने सामने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा जा रहा है? मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पिछले 8 साल में आम आदमी शासित केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। हम उनसे पूछे अपनी 8 उपलब्धि बता दो, तो वो 8 उपलब्धि नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल की जगह कमरे बना दिए। उन्होंने कहा था हम कॉलेज बनाएंगे, आज तक एक कॉलेज नहीं बना। उन्होंने कहा था हम अस्पताल बनाएंगे, आज तक कोई अस्पताल नहीं बना। जो पुराने अस्पताल बन रहे थे वो भी पूरे वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो कोई भी एक नया फ्लाईओवर उन्होंने बनाया तो बता दे। हाँ, वो हर साल कहते जरूर है कि आज हमने उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने कहा था घर घर साफ पानी पहुँचाएंगे, दिल्ली की हर गली हर घर की टोटी के अंदर पानी पहुँचेगा, पानी पहुँचा ही नहीं। जिनको पानी मिल रहा है वो गंदा मिल रहा है। उन्होंने कहा था हम यमुना को साफ करेंगे, आज तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो आज कट्टर बेईमान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार। आबकारी नीति भ्रष्टाचार, स्कूल पर कमरे भ्रष्टाचार, ग्रीन बसें उनको लानी थी वो नहीं लेकर के आए, जो लेकर आए उस पर भ्रष्टाचार। तो पूरी की पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार, जो शीला दीक्षित की 300 पेज की फाइल थी वो कहाँ गायब हो गई। तो आरोप लगाना अलग बात है, काम करना अलग बात है। 8 साल में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार फेल सरकार है। भाजपा ने आपके मुताबिक काफी काम किया है। अब दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सीट्स आती हैं, अब क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर भाजपा की सरकार काम करेगी एमसीडी में? देखिए, दिल्ली के अंदर हम साफ सफाई व्यवस्था को और चुस्त करेंगे। हमारे 80,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आकर के दिल्ली को साफ करते हैं, लेकिन दिल्ली और साफ हो उसके लिए हमने कदम बढ़ाए हैं। हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए योजना बनाई है। सब जोनों के अंदर 12 के 12 जोन के अंदर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है और गाड़ी आती है। 11 बजे तक गाड़ी या 12 बजे तक गाड़ी आती है और वो घर घर से कूड़ा लेके जाती है। हमने दिल्ली को ढलाव मुक्त बनाया है। आपने देखा होगा पहले लगभग हर सड़क के बाद जहाँ ढलाव होता था 11 बजे तक वो कूड़ा आधी सड़क पाया जाता था। 500 ढलाव घर हमने बंद किए और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली के जो तीनों कूड़ा घर हैं, जहाँ 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जाता है, जहाँ 7,000 से ज़्यादा मीट्रिक टन कूड़े का निस्तांतरण रोज हो रहा है, पूरा का पूरा 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तांतरित हो, उसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हम लगा रहे हैं और आगे और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों के अंदर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर उनको सुविधाएं मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, जिनको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, जिनको फूड लाइसेंस चाहिए, जिनको हेल्थ लाइसेंस चाहिए, जितने प्रकार के भी लाइसेंस है उनको सबको हमने ऑनलाइन किया है, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, लाल फीताशाही बिल्कुल खत्म हो। ऑनलाइन सिस्टम है, आप अपना ऑनलाइन पेपर जमा कीजिए और फीस जमा कीजिए। डिजिटल इंडिया की तरफ लेकर के जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो पहले इन लाइसेंसों को बनाने के लिए 10-10, 12-12 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, उनका हमने सरलीकरण किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, ताकि लोगों को आसानी हो। और दिल्ली के अंदर पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली में अनेक मल्टी लेवल पार्किंग हम बना रहे हैं। कई पार्किंग हम बना चुके हैं, जिनका हमने उद्घाटन हम कर चुके हैं। आने वाले समय में दिल्ली के अंदर लगभग 10-15 जगह बड़ी बड़ी कार पार्किंग का स्थान बन रहा है। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो ईदगाह के पास जो पहले स्लॉटर हाउस होता था बूचड़खाना, वहाँ पे 3,000 गाड़ियों का एक पार्किंग स्थल बनने जा रहा है। मेट्रो को हम लेकर गए हैं इलाके के अंदर अपने,
अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी, उसके ऊपर पार्किंग बनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाती है अभी के जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं वो भाजपा के शासन में बढ़े हैं। आखिर वहाँ कहाँ मैनेजमेंट के अंदर कमी रह गई है? क्या दिक्कत वहाँ पर आई कि ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली को बढ़े हुए मिल गए? देखिए, आप दिल्ली नहीं, देश और विदेश के किसी भी शहर में जाएंगे तो कोई एक स्थान ऐसा तय करना पड़ता है जहां पर कूड़े को डंप किया जाता है। तो लैंडफिल सिर्फ दिल्ली में ऐसा कहना गलत है, एक बात। लेकिन लैंडफिल पर जो कूड़ा होता है उसको निस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बराबर होती है। उसका एक बड़ा उदाहरण है, दिल्ली सरकार के ऊपर अभी एनजीटी 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बराबर की है, उसको उनमें पैसा भी देना है, सहायता भी करनी है। लेकिन 8 साल में दिल्ली सरकार ने सहयोग कुछ नहीं किया, सर आरोप लगाया है। लेकिन नगर निगम घर से कूड़ा उठाती है, गली से कूड़ा उठाती है, ढलाब घर से कूड़ा उठाती है, उसको लैंडफिल तक पहुंचाती है और फिर उसको निस्तांतरित भी करती है। दिल्ली की सरकार ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया। नगर निगम अच्छे से काम कर रहा है। आने वाले समय में हम, क्योंकि अब निगम एक हो गए, हम फंड्स की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से और मजबूत होंगे और उन कामों को और अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लोगों की शिकायत है अभी भी डिस्पेंसरीज के अंदर उनको दवाई नहीं मिल पा रही है, उसका क्या रीज़न है? देखिए, हमारी जितनी भी डिस्पेंसरी है, लगभग दिल्ली के अंदर 35 पॉली क्लिनिक है और 150 से 200 हमारी डिस्पेंसरी है। उनमें सब में दवाइयों का व्यवस्था है। हमारा कोई ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जहाँ सिर्फ पैरासीटामोल देते जाओ और सारी दवाइयों का, सब बीमारियों का इलाज कर लो। हमारी डिस्पेंसरियाँ पुराने समय से चलती आ रही है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हम चलाते हैं, यूनानी डिस्पेंसरी हम चलाते हैं, एलोपैथिक डिस्पेंसरी हमारी चलती है, पॉली क्लिनिक हम चलाते हैं। मेरे खुद वार्ड के अंदर, बाड़े में आप पॉली क्लिनिक देखो, वहाँ डेली 700, 800, 1000 लोग आते हैं, उनका इलाज होता है। और नगर निगम 5 बड़े अस्पताल भी चलाता है। बाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल, बालाग्राम हॉस्पिटल, गिरधारी लाल हॉस्पिटल, राजन बाबू हॉस्पिटल, ऐसे 5 अस्पतालों को हम डेली रन करते हैं। कस्तूरबा हॉस्पिटल, आप इन सब अस्पतालों में देखोगे तो बेहतर सुविधा है, लोगों की भीड़ है। भीड़ वहीं होती है जहाँ सेवा होती है। अपनी विरासत को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है। आपके बाद इस सीट से, अब परिसीमन के बाद वैसे ही सीट्स कम हो गई हैं, जेपीजी के बाद इस सीट से आपको कौन जीतता हुआ लग रहा है? किसके लिए जेपीजी की हिमायत जारी है? देखिए, पिछले 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती आ रही है। उससे पहले भी एक 5 साल का अगर काल छोड़ दें तो पिछले, उससे ही 15 साल तक भाजपा का ही राज था। तो पिछले 35 साल को अगर हम निकाले 80, 77 से लेकर अब तक का, तो सिर्फ 5 साल कांग्रेस का राज रहा है, बाकी सब भाजपा का यहाँ राज रहा है। पिछली बार मैं पार्षद था, उससे पहले पिंकी जैन पार्षद थी, उससे पहले प्रवीण जैन पार्षद थे, उससे पहले कांग्रेस का राज था, उससे पहले भगवान दास जी पार्षद थे, उससे पहले प्रोफेसर रघुवंश सिंघल पार्षद थे। और जो चुनाव आएंगे तो पिंकी जैन जो यहाँ से उम्मीदवार है वो फिर जीत कर आएंगी। वो फिर जीत करके आएंगी। दूसरी सवाल की एक और मैं बढ़ना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा ये समझा कि जो मुस्लिम वोट है वो उनको मिलता है और आम आदमी पार्टी भी उसी वोट बैंक को अपनी तरफ साधना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उस वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर के आ रही है? कितना आप जुड़े हैं अल्पसंख्यक से, खासतौर से पसमानदा मुस्लिम से? मैंने आपको देखा है, आप मुहर्रम में भी शरीक हैं, आप मुसलमानों के जो त्यौहार है उसमें भी शरीक होते हैं। तो कितने हद तक आप उनको अपने साथ लेकर के चलने में कामयाब रहे हैं? देखिए, अगर क्षेत्र की बात करें तो मुस्लिम क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं, हर एरिए में सभी लोगों से हमारा घर का संबंध है। उनके घर में ईद मने, चाहे रमज़ान हो, चाहे बेटी का ब्याह हो, चाहे बेटे का ब्याह हो, वो सब में हमें बुलाते हैं, हम उनमें शरीक होते हैं। और हमारे घर में भी कोई जब सुख दुख होता है तो वो हमारे हर सुख दुख में शामिल होते हैं। जहाँ तक रिश्तों की बात है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। और रही बात वोट की, तो हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं। अगर पिछले साल 5 साल को हम देखेंगे, अगर वोटों के हिसाब से देखते तो हम इन मुस्लिम क्षेत्रों में अपने भाइयों के पास जाते ही नहीं। लेकिन मैं पहला निगम पार्षद था जिसने बीरीवाले बाग के अंदर अपना कार्यालय खोला और हम वहाँ कार्यालय चलाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। हमने वहाँ अपने जितने हमारे मुस्लिम क्षेत्र सब जगह लगातार राउंड किए। आज भी कोई भी अगर फ़ोटो खींच के भी कूड़े के बता देता है यहाँ कूड़ा पड़ा है या यहाँ गड्ढा हो गया है या यहाँ मलबा पड़ा है, हम व्हाट्सएप पे उसकी समस्या का हल करते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सब हमारे हैं, वैचारिक लड़ाई अपनी जगह चुनाव तक ही है। लेकिन जीतने के बाद आप प्रतिनिधि हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बात करते हैं तो वो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। ऐसे हम भी अपने क्षेत्र के सभी मतदाता, चाहे वो किसी वर्ग जाति धर्म के हों, हम सबको साथ रख लेकर के चलते हैं और सबकी सेवा करते हैं।
वोट देना उनका अधिकार है, सेवा करना हमारा काम है। एक तजुर्बेकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बार 250 सीटों में जेपी की जो क्या उम्मीद है कि आपको कितनी सीटें आती हुई लगती हैं भाजपा की? देखिए, चौथी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 126 सीटों से हमारा बहुमत बनता है। मुझे लगता है हम 150 पार जाएंगे। 150 पार जाएंगे। बहुत खूब। इसी उम्मीद के साथ, ताकि आपकी जो मेहनत है ये जारी रहे, तमाम पार्टियां मेहनत कर रही हैं। हर पार्टी ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उसकी झोली में आए। भाजपा के पास अब तक सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उनकी कोशिश है कि उन सीटों की तादाद को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसी उम्मीद के साथ भाजपा मेहनत कर रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जेपी जी के, आज आपने हमें न्यूज़ एंड लाइव को समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपसे मिलते रहेंगे। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे एमसीडी पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।